हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे नीट एजुकेशन। माय नेम इज़ प्रतीक्षा ताम्रकार और हम आज कर रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में हमने देख लिया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये टॉपिक कवर कर लिया था हमने। कैथोड रेज की स्टडी कर ली थी, उसके बाद हमने एनोड रेज और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी भी देख ली थी। तो अब ये पता चल चुका था, अब इस लेक्चर यहाँ तक कि हमें ये पता चल चुका था कि जो एटम है, तो वो एटम है वो जो दो पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। ठीक, तो एटम इज मेड अप ऑफ टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद है, या जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर के बना हुआ है। बट ये हमें अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया था हमारे सामने कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन है वो एटम में अरेंज किस तरह से हैं, कि वो एटम में कैसे अरेंज है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, प्रोटॉन कहाँ पर है, या दोनों एक दूसरे के आजू बाजू कैसा अरेंजमेंट है उनका, ये हमारे पास उसका कोई आंसर नहीं था। तो अब इसी को जानने के लिए बहुत से साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने कुछ मॉडल सजेस्ट किया। उस मॉडल में उन्होंने बताया कि एटम कहाँ, एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसका पोजीशन कहाँ पर है, प्रोटॉन का पोजीशन कहाँ है। इस तरह से उन्होंने वहां पर एटम को डिफाइन किया कि जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस तरह से अरेंज्ड है। तो आज का हमारा जो ये टॉपिक है वो है डिफरेंट अर्लियर मॉडल्स ऑफ एटम। तो आज हम इस लेक्चर में जो मॉडल्स, जो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स दिए गए वहाँ कि एटम्स के जो डिज़ाइन है उसको बताने के लिए, एटम के स्ट्रक्चर को बताने के लिए, वहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अरेंजमेंट किस तरह से उसे बताने के लिए जो डिफरेंट मॉडल दिए गए उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। क्योंकि हमारे घर में भी अगर हम रूम में देखते हैं तो वहाँ हर चीज़ अरेंज्ड रहता है। ठीक है, घर बनाते हैं तो उसके पहले भी हम ये सोच लेते हैं कि यहाँ पर अरेंजमेंट कैसा होगा घर का, कि यहाँ पर डाइनिंग रूम होगा, यहाँ किचन होगा। ये सब हम सोचते हैं। हमारे रूम में भी हर चीज अरेंज्ड रहता है, बेड इस जगह पे, टेबल यहाँ पर, सोफा वहाँ, ऐसे पूरा अरेंजमेंट रहता है ना। वैसे ही इस एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स का कुछ स्पेशल अरेंजमेंट होगा ना, कुछ स्पेशल अरेंजमेंट में इन लोग होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर है, कि प्रोटॉन्स अंदर है, कि इलेक्ट्रॉन्स अंदर है प्रोटॉन्स बाहर है, कहाँ पर है आखिर। तो यही सब चीज़ों को जानने के लिए, इन्हीं बातों को जानने के लिए स्टडीज की गई और कुछ मॉडल्स दिए गए। तो इनमें से एक मॉडल है, हम कुछ मॉडल्स की स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट मॉडल है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो थॉमसन ने 1898 में अपना एक मॉडल प्रपोज किया। तो उस मॉडल में उन्होंने बताया कि जो एटम है, एटम वाज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। ठीक, ये उनका पहला पोस्टुलेट था कि उन्होंने ये बोला कि जो एटम है वो स्फीयर है, किसका, पॉजिटिव चार्ज्ड का स्फीयर है, और उस पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर में जो इलेक्ट्रॉन्स है एम्बेडेड है। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, वहां बीच बीच में एम्बेडेड किए गए हैं। क्लियर। तो एटम क्या है, एटम वाज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिवली, एटम वाज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। तो एटम क्या है, पॉजिटिव चार्ज्ड स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बीच बीच में एम्बेडेड किए गए हैं। सेकंड उन्होंने बोला द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो वहां पर जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ही पॉजिटिव चार्ज स्फीयर में जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा, नेगेटिव चार्ज के इक्वल होगा। इससे उन्होंने बोला कि सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो एटम कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो ये आपको उनके पोस्टुलेट्स तो समझ आए कि जो एटम है वो कैसे पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है, वो पूरा एक स्फीयर है और उस स्फीयर में पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, और उस पॉजिटिव चार्ज के जो बीच बीच में, ठीक, एंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उस पॉजिटिव चार्ज के बीच बीच में क्या एम्बेडेड किए गए हैं, लाइक दिस। ये आपका ये एटम हो गया। इस एटम, ये कैसा पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, इस पॉजिटिव चार्ज, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है रेड ऑरेंज कलर का, रेडिश येलो ऑरेंज कलर का जो ये पार्ट दिख रहा है वो क्या पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो नेगेटिव ब्लू ब्लू कलर के दिख रहे हैं वो सब क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है। तो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है इलेक्ट्रॉन जिसमें, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है कौन, एटम। एटम कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है। उस स्फीयर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, और उस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उस स्फीयर के बीच बीच में ऐसे क्या है, एम्बेडेड किए हुए हैं। और जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है, मतलब यहाँ पर जितने नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होंगे उतना ही वहाँ पॉजिटिव चार्ज का भी मैग्नीट्यूड होगा। इससे उन्होंने बोला कि एटम इज इलेक्ट्रिकली
न्यूट्रल, तो एटम कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ही इक्वल होने की वजह से क्या हो गए वहां, न्यूट्रलाइज कर दिया। उन्होंने अपने इस मॉडल का जो कंपैरिजन है उन्होंने वाटरमेलन से किया। आप सभी ने वाटरमेलन तो देखा ही होगा, तो वाटरमेलन में क्या होता है, वो पूरा रेड पार्ट जो होता है वो उस पूरे वाटरमेलन में स्फीयर होता है वाटरमेलन, तो वाटरमेलन में वो पूरा जो रेडिश पार्ट होता है वो यूनिफॉर्मली होता है, हर जगह पे वो रेड पार्ट होता है। तो उसी रेड पार्ट को उन्होंने क्या बोला, पॉजिटिवली चार्ज्ड बोला। ठीक, वो जो रेड पार्ट था वाटरमेलन का उसको उन्होंने अपने एटम में पॉजिटिवली चार्ज्ड बोला स्पेस। ओके, और जो सीड्स होते हैं, जो सीड्स वाटरमेलन में बीच बीच में एम्बेडेड किए हुए होते हैं, और उन सीड्स को उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर किया। क्लियर, तो उन्होंने अपने जो ये मॉडल था, इस मॉडल का जो कंपैरिजन है उन्होंने वाटरमेलन से किया। जिस तरह वाटरमेलन में पूरा वो वाटरमेलन स्फीयर होता है और उसमें जो रेड पार्ट होता है वो रेड पार्ट क्या, पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है, और जो सीड्स होते हैं वहां पर वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसी को कंपनी जो मॉडल है इनका, उसको उन्होंने वाटरमेलन से कंपैरिजन किया, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। इसके अलावा जब हम केक, आपने केक तो खाया ही होगा, तो केक में बीच बीच में जो किशमिश होता है, किशमिश मिलता है ना हमें केक में बीच बीच में, तो इसका उन्होंने, इस मॉडल का कंपैरिजन उन्होंने किससे किया, केक से भी किया, प्लम पुडिंग, पुडिंग्स जो होते हैं उनसे किया। तो इस मॉडल को हम दो और नाम से जानते हैं, वाटरमेलन मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल। तो थॉमसन का मॉडल क्लियर हो गया आपको, कि थॉमसन ने क्या बोला कि जो एटम है, एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। जो एटम है वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज्ड स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एम्बेडेड किए गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वहां पर बीच में एम्बेडेड हैं, और ये जो इलेक्ट्रिकली जो नेगेटिव चार्ज है और जो पॉजिटिव चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, और इक्वल होने की वजह से जो एटम है वो क्या है, वो पूरा न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और उन्होंने इस मॉडल का जो कंपैरिजन है उन्होंने किससे किया, वाटरमेलन से किया। क्यों, क्योंकि वाटरमेलन में जो पूरा रेड पार्ट होता है, क्लियर, वो जो रेड पार्ट है उसका उन्होंने क्या बोला, पॉजिटिव चार्ज्ड पार्ट बोला, और जो वहाँ वाटरमेलन में बीच बीच में सीड्स जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, उसको उन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स बोला। ठीक, तो वैसे ही केक में भी सेम होता है, केक में भी बीच बीच में कुछ ड्राई फ्रूट्स या कुछ किशमिश ये सब रह रहता है ना बीच में, तो ये मॉडल था उनका थॉमसन का, तो थॉमसन ने बताया। क्लियर, ये क्लियर हो गया आपको। अब हम देखते हैं कि ये मॉडल तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, बट कुछ ना कुछ यहाँ पर कमियां रह ही गई थी। इस मॉडल की सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने बोला कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्लियर, अब इस मॉडल की कुछ कमी थी, तो हम कमी देख लेते हैं। दो दिस मॉडल वॉज एबल टू एक्सप्लेन द ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम। ठीक, तो इस मॉडल ने जो एटम है उसकी न्यूट्रलिटी को तो एक्सप्लेन कर दिया, ये बोल करके कि जितने यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज है उतने ही पॉजिटिव चार्ज भी है। ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, ये तो इन्होंने बोल दिया। बट यहाँ तक तो ठीक थे ये मॉडल, बट जब बाद में और भी एक्सपेरिमेंट किए गए तो उन एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट आ रहे थे वो हम इस मॉडल से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। क्लियर, तो अभी जब हम इसके बाद वाला जो मॉडल देखने वाले हैं, रदरफोर्ड्स मॉडल, तो उसमें जो एक्सपेरिमेंट होगा वहाँ जो ऑब्जर्व करेंगे हम, उससे जो रिजल्ट निकलेगा उसको और इसको हम जब एक दूसरे से कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा वहां पर नहीं हो पाएगा। तो इस मॉडल के थ्रू जो आगे एक्सपेरिमेंट किया गया उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, तो ये इसका ड्रॉबैक था। और साथ ही इसका कोई ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड मॉडल नहीं था, ये उन्होंने अज्यूम किया हुआ था, कि एक्सपेरिमेंट नहीं किया हुआ था कि एक्सपेरिमेंट करते फिर वो बताते, ऐसा वहाँ एक्सपेरिमेंट करके ये मॉडल नहीं बताया गया था, ये अज्यूम किया गया था, एक कल्पना थी ये, कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो एटम है वो स्फीयर है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है बीच बीच में एम्बेडेड है। क्लियर, तो आपको थॉमसन मॉडल क्लियर हो गया। ये दिया किसने था, सर जे थॉमसन ने दिया था। कब दिया था, 1898 में ये दिया था। अब इसके बाद आया रदरफोर्ड का मॉडल। ठीक, तो ये रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, इसे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी बोला जाता है इस मॉडल को। तो सर रदरफोर्ड ने क्या किया, अब रदरफोर्ड को सर को अब जानना ही था कि जो एटम है उसका, एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो एक्चुअल पोजीशन क्या है, कि वो कहाँ पर है। तो उन्होंने वहाँ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया वहाँ। तो ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में एक थिन फॉइल ली जाती है किसी मेटल्स की, गोल्ड सिल्वर कॉपर ले सकते हैं, तो उन्होंने गोल्ड का फॉइल लिया और
बहुत ही हाईली स्पीड, जो हाई वेलोसिटी के जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, हीलियम न्यूक्लियस को ही हम अल्फा पार्टिकल्स बोला जाता है। क्लियर? तो जो अल्फा पार्टिकल्स होती है उनके पर क्या किया गया, बम्बार्डमेंट किया गया, अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्डमेंट किया गया किस पर, थिन फॉइल पर। ठीक, गोल्ड के थिन फॉइल और पर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया गया, जिससे कि अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर हो गए। और वहां पर कुछ ऑब्जर्वेशन, और उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस किया, उस ऑब्जर्वेशन से कुछ रिजल्ट्स मिले। तो हम देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट का ये सेटअप कैसा था। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो रेडियो एक्टिविटी से हमें पता चलती है। क्लियर? तो इसके लिए अल्फा पार्टिकल्स जो है वो, उसका सोर्स क्या था, यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था, रेडियम। उस रेडियम को एक ऐसे लेड के बॉक्स में रखा गया था। क्लियर? अब ये जो रेज निकल रही थी, अल्फा पार्टिकल्स की जो बीम निकल रही थी, उनको क्या किया गया, स्लिट से लेके गया। क्यों? ताकि हमें जो अल्फा पार्टिकल्स है उनकी जो रेज है वो हमें एक बहुत अच्छी रेज मिल सके। ठीक, और उसके बाद वो रेस कहाँ पर गई, ये गोल्ड का थिन फॉइल है, इस थिन फॉइल पर जाकर क्या हुई, स्ट्राइक हुई। और इस थिन फॉइल के चारों तरफ यहाँ पर एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन रखी गई थी। क्यों रखी गई थी? ताकि यहाँ पर से जब अल्फा पार्टिकल जो गोल्ड फॉइल से स्कैटर होके अगर वो उस गोल्ड फॉइल के चारों तरफ अगर कहीं पर भी प्रेजेंट होंगी, तो वो थिन गोल्ड जो अल्फा पार्टिकल्स है वो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से जब टकराएंगी, तो वहां पर एक हमें क्या दिखेगा, एक स्पॉट टाइप का दिखेगा, एक लाइट दिखेगा वहां पर। जैसे अगर ये अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पर से आ रहे हैं, अल्फा पार्टिकल का सोर्स यहाँ पे से ये निकले, ये थिन फॉइल से, गोल्ड की थिन फॉइल से जाकर स्ट्राइक किया, और स्ट्राइक करने पर ये हो सकता है डिफ्लेक्टेड हो जाए या इस पूरी तरह से स्कैटर हो जाए। तो स्कैटर होने पर अगर ये यहाँ जाकर जिंक सल्फाइड की फॉइल से टकराती हैं, ठीक, तो अगर जिंक सल्फाइड की फॉइल से टकराएंगी तो यहाँ पर हमें एक ब्राइट स्पॉट दिखेगा, और वो ब्राइट स्पॉट देखने से हम जान जाएंगे कि यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स का प्रेजेंस है, या उनका कितना वहां पर कैसा स्कैटरिंग हुआ है, क्या डेविएशन हुआ है, ये सब चीज हम पता कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो जिंक सल्फाइड का यहाँ पर स्क्रीन रखा गया था। क्लियर हो गया? ये सेटअप क्लियर हो गया आपको कि यहाँ पर एक जो बॉक्स सोर्स रखा गया था अल्फा पार्टिकल्स का, जो कि क्या था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम रखा गया था। वो किस में रखा गया था, लेड के बॉक्स में रखा गया था। फिर वहां पर से जो लाइट निकल रही थी उसको स्लिट से ले गए थे। ठीक, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा स्लिट से, ताकि हमें जो एक फाइन लाइट मिल सके एकदम। ठीक, तो फाइन लाइट जो है वहां से स्लिट से होते हुए कहाँ गई, ये बीच में एक गोल्ड फॉइल रखी गई थी, इस गोल्ड फॉइल से जाकर के स्ट्राइक हुई और वहां पर स्कैटरिंग हुई होगी। क्लियर? और इस स्कैटरिंग से जो लाइट्स हैं वो अल्फा पार्टिकल हैं जो वो इधर उधर गए होंगे, तो ये मीन्स ये गोल्ड फॉइल के चारों तरफ यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो उनकी इसी प्रेजेंस को जानने के लिए क्या रखा गया, यहाँ पर जिंक सल्फाइड का एक स्क्रीन रखा गया। ठीक, तो इस जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पर जैसे ही कोई अल्फा पार्टिकल जाके स्ट्राइक करेंगी, वहां पर क्या होगा, हमें एक स्पॉट ऑब्जर्व होगा, एक ब्राइट स्पॉट ऑब्जर्व होगा, जिसको हम देख के पहचान जाएंगे कि जो ये लाइट्स हैं, सॉरी, जो अल्फा पार्टिकल है वो यहाँ पर स्ट्राइक कर रही हैं। क्लियर? तो ये एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया। तो यहाँ पर उन्होंने सेम वही किया जो अभी हमने देखा, अल्फा पार्टिकल्स निकले, फिर अल्फा पार्टिकल की रेस वो कहाँ गई, स्लिट से गोल्ड फॉइल पर गई, और गोल्ड फॉइल से जाकर के स्ट्राइक कर गई। अब ये जब एक स्ट्राइक गई तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया, तो हम ये देखते हैं कि उनके जो ऑब्जर्वेशंस थे वो क्या क्या थे। क्लियर? तो उनका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। मतलब जब अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से टकराई तो बहुत से अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो सीधे निकल गए। अगर वो वहां पर टकरा रही तो कुछ डिफ्लेक्शन होना चाहिए था, जैसे कि अगर जो वो बोला गया था, कौन सा, थॉमसन मॉडल में, थॉमसन मॉडल में ये बात कही गई थी कि जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है वो उस एटम में पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, हर जगह पे पॉजिटिव चार्ज है और बीच बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है एम्बेडेड है। तो ये बात वहां बोली गई थी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर अल्फा पार्टिकल्स जो है, अल्फा पार्टिकल्स क्या होती है, हीलियम न्यूक्लियस होती हैं और वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो एटम में भी पॉजिटिव चार्ज, हीलियम न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज। तो अगर वो आकर यहाँ स्ट्राइक करती तो डिफ्लेक्ट हो जाना था मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स को। तो यही बात वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, कौन, वहां, इसी चीज को उस थ्योरी से हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। किस थ्योरी से, थॉमसन मॉडल से। क्यों? अगर थॉमसन मॉडल सही होता तो यहाँ पर स्ट्राइक करना था और डिफ्लेक्ट हो जाना था, बट यहाँ डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। क्या हो रहा है, मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो अनडिफ्लेक्टेड है, वो आई, सीधा ये आई, ये समझ लीजिए गोल्ड का थिन फॉइल, और ये क्रॉस करके चले गई।
ठीक। तो फर्स्ट उनका ऑब्जर्वेशन क्या था, इसी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। तो मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो कैसे थे, अनडिफ्लेक्टेड होके सीधा पार करके चले गए थे किसको, गोल्ड फॉइल को। क्लियर, ये क्लियर हो गया। और यही इसी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से हम वहां पर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर थॉमसन ने बोला था कि जो पॉजिटिव चार्ज क्या है, स्फीयर है वो एटम, और पॉजिटिव चार्ज हर जगह पर है, तो हीलियम जो अल्फा पार्टिकल है वो हीलियम न्यूक्लियस, तो हीलियम न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, तो एटम अगर वैसा होता जैसा थॉमसन ने सोचा है तो पार्टिकल्स आती, डिफ्लेक्ट होती, बट यहाँ डिफ्लेक्शन तो हो ही नहीं रहा था ना। तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको अभी बताऊंगी नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है, तो यही एक्सपेरिमेंट को हम इस एक्सपेरिमेंट को हम उस मॉडल्स के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। क्लियर, ये ड्रॉबैक वहां का क्लियर हो गया। अब इसमें आते हैं। तो पहला उनका ऑब्जर्वेशन क्या था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर पास्ड थ्रू गोल्ड फॉइल एंड डिफ्लेक्टेड। तो पहले ये आई, यहाँ पर देखिए, ये स्क्रीन पे देखिए, ये गोल्ड फॉइल्स, ये अल्फा पार्टिकल्स आए, गोल्ड फॉइल से स्ट्राइक किया और ये सीधा चले गए अनडिफ्लेक्टेड। मैक्सिमम इस वाले में भी देख सकते हैं आप, मैक्सिमम जो लाइंस है, मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो क्या हो गई, अनडिफ्लेक्टेड है, सीधे क्रॉस करके ही पूरे चले गए। सेकंड क्या था कि अ वेरी फ्यू सम ऑफ दीज पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स जो थे, सम ऑफ दीज पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। सम ऑफ दीज, बहुत थोड़े से ही पार्टिकल्स जो थे वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे, कैसे, स्मॉल एंगल्स से। देखिए ये इतने सारे, तो मेजोरिटी ऑफ अल्फा रेज जो थी वो अनडिफ्लेक्टेड ही क्रॉस होके चले गई थी, बट जो कुछ पार्टिकल्स थे, ये कुछ पार्टिकल्स बहुत ही स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्टेड हो रहे थे। ये देखिए, इसमें भी देख सकते हैं ये स्मॉल डिफ्लेक्शन, यहाँ पर भी ये डिफ्लेक्शन हो रहा था। तो बहुत ही कुछ ही जो पार्टिकल्स थे, स्मॉल पार्टिकल्स जो थे, सम ऑफ दीज पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड थ्रू वेरी स्मॉल एंगल्स। क्लियर। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन उनका क्या था कि अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, बहुत ही कम, कितने में से, देखिए 1/20,000 अल्फा पार्टिकल्स, 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल्स, ठीक। तो a very few alpha particles suffered from major deflection by more than 90 degree and even come back in the same direction. Clear? तो जो उसमें से बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स है उनमें से बहुत ही कम, 20,000 में से वन अल्फा पार्टिकल जो था वो बहुत ही लार्ज डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, और कितना, 90 डिग्री से ज्यादा, और वो जिस डायरेक्शन से आया था वो उसी डायरेक्शन में कहाँ चले गया था, वापस चला गया था। क्लियर। तो मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो अनडिफ्लेक्टेड रही। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल शोज डिफ्लेक्शन बाय वेरी स्मॉल एंगल्स एंड अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल शोज लार्ज डिफ्लेक्शन एंड गो बैक एंड इवन कम बैक इन द सेम डायरेक्शन, और वो वापस उसी डायरेक्शन में चले गई जहां से वो वापस आई थी। तो आप इस डायग्राम से क्लियर देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ देखिए, ये अल्फा पार्टिकल्स, ये गोल्ड फॉइल है, ये गोल्ड फॉइल में ये जो अल्फा, ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव दिख रहा है वो क्या, अल्फा पार्टिकल्स हैं। ये अल्फा पार्टिकल्स आ रही हैं, तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रही हैं, सीधे चले जा रही हैं, अनडिफ्लेक्टेड है। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स शोज स्मॉल डिफ्लेक्शन, तो सम ऑफ, ये देखिए इतने सारे में से सिर्फ ये एक नहीं, बस स्मॉल डिफ्लेक्शन शो किया वहां पर, और उसमें भी इतने सारे में से सिर्फ एक ही ने क्या किया, ये टर्न बैक 90 डिग्री से ज्यादा पर डिफ्लेक्ट हुई और वापस चले गई। तो ये उनके आपको ऑब्जर्वेशंस क्लियर हो गए। अब इसी ऑब्जर्वेशन से उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला, तो अब हम देखते हैं कंक्लूजन। तो उनका ऑब्जर्वेशन आपको क्लियर हो गया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू अनडिफ्लेक्टेड, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passed some of the alpha particles were deflected by a small angle and very few alpha particles shows large deflection and come back in the same डायरेक्शन। क्लियर। तो अब ये उनके जो एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, उस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये ऑब्जर्व किया। क्लियर। अब इसके बाद उन्होंने इसका कंक्लूजन क्या निकाला, तो फर्स्ट उनका ऑब्जर्वेशन तो यही था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर पास्ड थ्रू गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, अनडिफ्लेक्टेड हुए पास हुए। मतलब क्या है कि वो जो एटम होगा, उस एटम उसके वहां पे जो वो गई, तो उनके जो पाथ है उस पर कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं आया होगा, इसीलिए तो वो कोई ऑब्स्टिकल नहीं आया, इसलिए तो वो ऐसे सीधा चले गई बिना डिफ्लेक्ट हुए। अनडिफ्लेक्टेड वो कैसे क्रॉस कर गई गोल्ड फॉइल को,
ठीक। तो वहां पाथ पे उनके ऑब्स्टिकल नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। ठीक, एज most of the alpha particles passed through the atoms of gold undeflected. This means that they did not come across any obstruction in their path. उनके जो पाथ है उस पर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आया, कोई भी ऐसा रुकावट नहीं आया जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट हो पाती। क्लियर। तो इससे उन्होंने क्या बताया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एक्सपेक्टेड टू बी एम्प्टी। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है एटम के अंदर का वो कैसा है, एम्प्टी है। क्लियर। तो ये उनका फर्स्ट कंक्लूजन था कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। क्लियर। जो एटम के अंदर का बहुत सारा जो पार्ट है वो कैसा है, खाली है, वहां पर कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से जो बहुत से अल्फा पार्टिकल्स थे वो अनडिफ्लेक्टेड होके सीधे ही क्रॉस कर गए। सेकंड उनका ऑब्जर्वेशन था, सेकंड उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स और a very few alpha particles are deflected by large angle come back into the same direction। मतलब बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए और उससे भी बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स जो है लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। तो इसका मतलब उन्होंने क्या निकाला कि जरूर वो अपने पाथ में किसी ऑब्स्टेकल से टकराए होंगे। क्लियर। और वो ऑब्स्टेकल जरूर ही कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, हैवी होगा। क्लियर। पॉजिटिव चार्ज होगा, ये उन्होंने कैसे बोला होगा, ये उन्होंने कैसे प्रेडिक्ट किया होगा, क्योंकि हीलियम जो है, अल्फा पार्टिकल जो है वो हीलियम न्यूक्लियस है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, और जब वो पॉजिटिव चार्ज किसी पॉजिटिव के पास ही आएगा तभी वो डिफ्लेक्शन होगा वहां पर। क्लियर। और वो टकरा, और उसमें से भी कुछ ही बहुत ही कम 120,000 में से 1 पार्टिकल जो वो टकरा कर क्या हो रही है, वापस आ रही है। इसका मतलब क्या है, टकरा कर जब वो वापस कब आएगा, जब वो अपने में से किसी भारी चीज से टकराएगा। जैसे हम ही अगर किसी ऐसे चीज से टकराएंगे जिससे जो हमसे हैवी हो, तब तो वो ऐसे टर्न बैक हो पाएगा ना। तो इसी वजह से उन्होंने बोला कि ये जो एटम है उसमें जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि बहुत ही हैवी है, पॉजिटिव नेचर का है, जिससे कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो टकरा रही हैं और डिफ्लेक्ट हो जा रही हैं। क्लियर। तो as a few alpha particles suffered minor deflection and a very few major deflection, this means that they must have come across, एक minute, they have must have come across some obstruction in their path which must be very small, heavy and positively charged। क्लियर। तो ये उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि इसके जो एटम है उसके बीच में कुछ ना कुछ ऐसा जो है जो कि बहुत ही स्मॉल है। स्मॉल उन्होंने क्यों बोला, क्योंकि इतनी सारी अल्फा पार्टिकल्स थी, उनमें से कुछ ही डिफ्लेक्ट हुई, तो कुछ डिफ्लेक्ट हुई मतलब कुछ ही जो अल्फा पार्टिकल है उनसे टकराए होंगे, उनके पाथ के में ये ऑब्स्ट्रक्शन की तरह वर्क किया होगा। ठीक। तो इसलिए बोला उन्होंने स्मॉल। ठीक, एक तो उन्होंने स्मॉल बोला, दूसरा बोला हैवी। हैवी क्यों बोला, हैवी इसलिए उन्होंने बोला क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स होती है वो खुद ही हैवी है, उनका मास 4u होता है। क्लियर। 4 यूनिट उनका मास होता है, तो उसके लिए तो उसको उससे हैवी से टकराना पड़ेगा ना, कि अगर वो वापस आ रही है तो उसको अपने से हैवी से टकराएगी तब तो वो वापस आ पाएगी। जैसे कोई बॉल है, वो कोई बॉल किसी अपने से हैवी चीज से जब टकराएगा, जैसे किसी ज्यादा हैवी चीज से टकराएगा, तब तो वो बॉल ऐसे उससे टकराए और वो उसको फिर से फॉलो करेगा पाथ को, अपने जिस डायरेक्शन से, जिस पाथ से वो आया था उसी पाथ में वो फिर वापस लौट जाएगा। ये कब होगा, जब वो बॉल किसी हैवी सब्सटेंस से टकराएगा। बट अगर वो सेम रहता उनका मास जो है वो, तो टकरा के वापस आता, क्या ऐसा नहीं हो पाता, वो वहीं रुक जाता। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो उस जो भी वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ऑब्स्टेकल होगा, उस ऑब्स्टेकल से स्ट्राइक करके वो फिर से उसी पाथ में वापस लौट जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो अल्फा पार्टिकल से भी कुछ हैवियर वहां पर मौजूद है, जिसकी वजह से वो वापस आ जा रहे हैं और लार्ज डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज उन्होंने क्यों बोला, पॉजिटिव चार्ज इसलिए बोला क्योंकि अल्फा पार्टिकल खुद पॉजिटिव और वो खुद पॉजिटिव, तो अगर ऐसा हो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो रिपल्शन की वजह से ही वहां पर क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। क्लियर। ये क्लियर हो गया आपको। तो रदरफोर्ड ने ये जो स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड जो पार्ट था उसको उन्होंने क्या बोला, न्यूक्लियस बोला।
Clear? So Rutherford regarded this small, heavy, positively charged portion inside an atom as the न्यूक्लियस, और इस पार्ट को उन्होंने क्या बोला, न्यूक्लियस कहा उन्होंने. ऑल द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स वर सपोज टू बी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड दे ऑल्सो अकाउंटेड फॉर इट्स मास. और उन्होंने, हमको तो पता था कि वहां पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दो हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर नेगेटिव चार्ज होता है. तो पॉजिटिव चार्ज वहां पर क्या होगा, मतलब कि वहां पर प्रोटॉन प्रेजेंट होगा. तो उन्होंने बोला कि इसी न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होगा, प्रोटॉन प्रेजेंट होगा. तो ऑल द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स वर सपोज टू बी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. तो पॉजिटिवली चार्ज जो प्रोटॉन है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, उस न्यूक्लियस के ही अंदर वहां प्रेजेंट होंगे. और जो एटम है उसका मास भी किसकी वजह से होगा, इन्हीं प्रोटॉन्स की वजह से होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनका मास भी वहां डिस्कवर कर लिया था हमने, और देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है. तो इनका जो एटम है उसका मास किसकी वजह से होगा, प्रोटॉन्स की वजह से, जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है उसके. तो जो एटम है उसका मास हम किसके इक्वल ले सकते हैं, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उसके इक्वल हम उनका मास कंसिडर कर सकते हैं. और ये तो अब न्यूक्लियस की डिस्कवरी होगी. अब लेकिन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो स्पेस है उसको क्या बोला जाएगा, तो द स्पेस विच सराउंडेड द न्यूक्लियस वाज कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन एंड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स वर सपोज टू बी प्रेजेंट इन इट. तो न्यूक्लियस के चारों तरफ का जो स्पेस है उस स्पेस को बोला गया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन. और ये सोचा गया, ये सपोज किया गया कि जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन में ही, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में ही प्रेजेंट है. तो ये दो कंक्लूजन आपको क्लियर हो गया कि फर्स्ट उनका ऑब्जर्वेशन क्या था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर पास्ड थ्रू गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड. तो अनडिफ्लेक्टेड ही क्रॉस कर गए थे. क्यों, क्योंकि उनके पाथ में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं आया था. अगर उनके पाथ में कोई ऑब्स्टेकल आया होता तो डिफ्लेक्ट हो जाते, लेकिन उनके पाथ में कोई ऑब्स्टेकल नहीं आया. तो इससे उन्होंने बोला कि मोस्ट ऑफ द पार्ट इन एटम इज एम्प्टी. तो एटम के अंदर का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो कैसा है, एम्प्टी है, खाली है. दूसरा उन्होंने कंक्लूजन दिया कि जो एटम है उसके बीच में कुछ हैवी, स्मॉल और पॉजिटिव चार्ज्ड पार्ट है, और उस पार्ट को उन्होंने क्या बोला, न्यूक्लियस बोला. ऐसा उन्होंने क्यों बोला, क्योंकि स्मॉल अल्फा पर जो फ्यू अल्फा पार्टिकल्स थे, बहुत ही थोड़े अल्फा पार्टिकल्स थे, वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे, और बहुत से भी बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स जो है वो पूरे 90 डिग्री से ज़्यादा पे डिफ्लेक्शन हो रहा था और वापस आ जा रहे थे. तो ऐसा कब होता है, जब उसके बीच में वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता, पॉजिटिव चार्ज्ड पार्ट वहाँ पर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उनका डिफ्लेक्शन होता. तो उनके दो मेन कंक्लूजन थे कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इनसाइड एटम इज एम्प्टी, एंड सेकेंड द रदरफोर्ड जो स्मॉल पार्ट है, जो एटम के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस में कौन है, प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, और प्रोटॉन्स की वजह से ही हम किसी एटम का मास होता है. जो प्रोटॉन्स का मास होगा, वहाँ जितने भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे उनका जो मास होगा वही उस एटम का भी मास होगा. और उन्होंने एक और बात बताया कि जो न्यूक्लियस है उसके सराउंडिंग में जो स्पेस है उसको क्या बोला जाएगा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन बोला जाएगा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस बोला जाएगा. और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में, ये जो ऑब्जर्वेशन देख लिया, ऑब्जर्वेशन के बाद हमने कंक्लूजन देख लिया. अब कंक्लूजन के बाद हम देखते हैं कि फाइनली जो रदरफोर्ड ने मॉडल कैसा दिया इलेक्ट्रॉन का. क्लियर? तो देखते हैं. फर्स्ट उन्होंने बोला कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, an atom consists of two parts known as nucleus and extra nuclear space. तो फर्स्ट उन्होंने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, तो जो एटम है उसके दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट न्यूक्लियस जो कि बीच में रहेगा, सेकंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन. क्लियर? ये हमको क्लियर हो गया. सेकंड उन्होंने बोला कि जो न्यूक्लियस इज द न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एटम. तो एटम है उसके सेंटर में कौन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है. और ये जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो एटम के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होता है. क्लियर? ये हम देखते हैं. तो इट इज मैसिव, positively charged and also extremely small in size. Radius of the nucleus is about 10 to the power minus 15
meter, while that of the atom is about 10 to the power minus 10 meter. Thus the size of the nucleus is small as compared to that of the atom. तो जो न्यूक्लियस है वो कहाँ प्रेजेंट है? एटम के सेंटर में प्रेजेंट है। और ये कैसा है? मैसिव है, मींस हैवियर है। कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है। यहाँ पे लिखा है ना, इट इज मैसिव, पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड ऑल्सो एक्सट्रीमली स्मॉल। क्यों? क्योंकि इसकी रेडियस कितनी होती है? 10 टू द पावर माइनस 15 होती है न्यूक्लियस की रेडियस। वहीं अगर हम एटम की रेडियस देखें तो जो एटम की रेडियस है वो 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर से पूरी 10 टू द पावर 5 टाइम्स छोटा है न्यूक्लियस। किससे? एटम से। मीन्स 1,00,000 गुना छोटा है वो एटम जो है वो न्यूक्लियस जो है वो एटम के कंपैरिजन में। क्लियर? तो अगर आप ऐसे सपोज करिए एक पूरा फुटबॉल ग्राउंड है और उस फुटबॉल ग्राउंड जो है वो पूरा क्या एटम है, और वो जो फुटबॉल हाँ वहाँ फुटबॉल इधर से उधर घूमते रहती है, बट आप ऐसा सपोज कर सकते हैं कि वो जो पूरा फुटबॉल ग्राउंड है वो क्या है? एटम है। एटम है उतना बड़ा, और उसमें छोटा सा जो न्यूक्लियस है वो क्या है? वही फुटबॉल है। क्लियर? तो जो एटम न्यूक्लियस की जो साइज होती है वो एटम के कंपैरिजन में बहुत ही छोटी होती है। क्लियर? तो न्यूक्लियस कैसा? एक्सट्रीमली स्मॉल है किसके कंपैरिजन में? एटम के कंपैरिजन में। थर्ड उन्होंने बोला the positive charge of the nucleus is due to the प्रोटॉन्स। तो जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी वजह से है? प्रोटॉन्स की वजह से है। क्लियर? तो द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द nucleus is due to the protons and the number of protons are different in the different atoms। तो ये जो protons होते हैं वो different protons का जो number होता है वो different atom में different होता है। एक atom में कुछ हो सकते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होंगे, दूसरे में कुछ और प्रोटॉन्स होंगे। तो ये 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए कि जो एटम है उसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट क्या है? न्यूक्लियस, एंड सेकंड जो है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। सेकंड है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द एटम एट द सेंटर ऑफ द एटम। न्यूक्लियस जो है वो एटम के सेंटर में प्रेजेंट है, और ये कैसा? हैवी है, पॉजिटिव चार्ज है, और एक्सट्रीमली स्मॉल है एज कंपेयर टू एटम। क्लियर? कितना गुना छोटा है? 10 टू द पावर 5 टाइम्स जो है वो न्यूक्लियस छोटा है किससे? एटम से। क्लियर? और थर्ड पॉइंट क्या था कि जो न्यूक्लियस है वो किससे बना हुआ है? न्यूक्लियस का या जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी वजह से है? प्रोटॉन्स की वजह से। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट है? प्रोटॉन प्रेजेंट है। और जो न्यूक्लियस की वजह और जो पूरा मास होता है एटम का वो भी कहाँ पर कंसंट्रेटेड होता है? न्यूक्लियस पे ही कंसंट्रेटेड होता है। मीन्स जितना मास वहाँ पर जितने प्रोटॉन्स वहाँ पर प्रेजेंट होंगे उतना ही उस एटम का मास होगा, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है डिफरेंट एटम्स में डिफरेंट होता है। तो ये 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं फोर्थ, ये अभी देखेंगे। फोर्थ पॉइंट, द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन इज द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो जो अब ये यहाँ पर न्यूक्लियस की बात हो गई वहाँ, तो अब देखते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्लियर हो गया, सेंटर में है, वो कैसा है? हैवी है, पॉजिटिव चार्ज है, एक्सट्रीमली स्मॉल है। पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से? प्रोटॉन्स की वजह से। और डिफरेंट एटम्स में डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब आते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन पर। तो जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो स्पेस है उसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन बोला जाता है, और इन्हीं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन में कौन प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। लाइक दिस, यहाँ पर देखिए ये बीच वाला जो पार्ट है ये पूरा जो एक एटम है, इस एटम में ये जो बीच है यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसी न्यूक्लियस में कौन है? इसी न्यूक्लियस में न्यूक्लियस जो यहाँ सेंटर पर है, और यहाँ पर कौन प्रेजेंट होगा? प्रोटॉन प्रेजेंट होगा। और ये जो बाकी स्पेस है इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, और इसी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन पर कौन प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्लियर? ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड द एटम एज अ वेयर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो जितना प्रोटॉन प्रेजेंट होगा, जितना प्रोटॉन पर पॉजिटिव, जितना न्यूक्लियस पर मैग्नीट्यूड होगा पॉजिटिव चार्ज का, उतने ही बाहर क्यों प्रेजेंट होंगे? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ जो थॉमसन ने बताया था कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, तो जितने प्रोटॉन्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? बाहर होंगे।
क्लियर? तभी तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज बैलेंस हो पाएंगे और जो एटम होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो ये फिफ्थ पॉइंट क्लियर हो गई कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर इक्वल। जो पॉजिटिव चार्ज है मींस प्रोटॉन और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन्स, वो दोनों का जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे उतने ही बाहर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर? कि द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। जितना प्रोटॉन पर चार्ज होगा, जितने चार्ज्ड प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे उतने ही चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। क्लियर? तभी आप कह सकते हैं कि जो एटम है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन आर नॉट स्टेशनरी बट आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एट हाई स्पीड सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स। तो इन्होंने ये भी बताया कि जो एटम है उस एटम में जो न्यूक्लियस है वो स्पेस में, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में तो प्रेजेंट है, बट वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में वहां पर बैठा नहीं है, स्टेशनरी नहीं है, रुका नहीं है। वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उसके चारों तरफ जो है वो चक्कर लगा रहा है। और जिस पाथ पर वो चक्कर लगाता है, रिवॉल्व करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है ऑर्बिट बोला जाता है। क्लियर? यहाँ पर देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन इस पाथ में चक्कर, ये वाला इलेक्ट्रॉन हो सकता है इस पाथ में, ये इलेक्ट्रॉन्स इस पाथ में, तो जिस पाथ में ये चक्कर लगाते हैं उसको क्या बोला जाता है, ऑर्बिट्स बोला जाता है। क्लियर? तो ये एटम का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो आपको क्लियर हो रहा होगा कि एटम जो है वो एटम में जो मोस्ट ऑफ द पार्ट एम्प्टी है, बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, हैवी होता है। और जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो स्पेस है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस, वहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन वहां पर स्टेशनरी नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, वहां पर चारों तरफ रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, वो चारों इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते जा रहे हैं। क्लियर? और ये जो न्यूक्लियस, आपको ये फिजिक्स में आप पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में, हाँ उस चैप्टर में आप पढ़ेंगे, एक फोर्स पढ़ेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ेंगे। तो ये आप जब फिजिक्स में ही चैप्टर है वो प्लैनेट्स वाला, वहाँ पर ही आपको और अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वैसे सर्कुलर मोशन करता है तो उसको एक फोर्स की ज़रूरत होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इन इलेक्ट्रॉन्स को ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिल कहाँ से रहा होगा। देखिए सबसे पहले ये बोला गया कि ये न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव जो होते, पॉजिटिव निगेटिव जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और पॉजिटिव पॉजिटिव जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्लियर? ये आप पढ़ेंगे, आप जानते भी होंगे शायद कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव होता है या सेम चार्ज जो होता है वो रिपल्शन शो करता है, और जो अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो क्या होते हैं, अट्रैक्शन शो होता है। ठीक, तो ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स है उसको ये न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसी अट्रैक्शन फोर्स को, ठीक, न्यूक्लियस क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जो न्यूक्लियस के थ्रू इलेक्ट्रॉन पर जो ये अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इसी अट्रैक्शन फोर्स को इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसी अट्रैक्शन फोर्स को वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह यूज कर रहा है चारों तरफ घूमने के लिए, रिवॉल्व करने के लिए। क्लियर? ये क्लियर हो गया आपको? तो यहाँ पर देखिए एक लास्ट लाइन लिखी हुई थी कि the revolving electrons have certain centrifugal force acting away from the nucleus, balancing the force of attraction directed towards the nucleus। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर किसी को भी रिवॉल्व करना है तो वहाँ रिवॉल्यूशन के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की ज़रूरत होती है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको मिल कहाँ से रहा है, इनको मिल रहा है न्यूक्लियस के थ्रू। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्शन फोर्स उस पर अप्लाई करेगा, तो इसी अट्रैक्शन फोर्स को जो इलेक्ट्रॉन है वो किस फॉर्म में यूज कर रहा है, चारों तरफ रिवॉल्व करने के लिए यूज कर रहा है। ये जो मॉडल है, ये मॉडल हम किसके कंपैरिजन कर सकते हैं, सोलर सिस्टम से। जो सोलर सिस्टम होता है उसमें बीच में सन होता है और चारों तरफ प्लैनेट जो होते हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर जो एटम है, उस एटम में बीच में जो न्यूक्लियस है, जैसे सोलर
सोलर सिस्टम में बीच में सन होता है, वैसे यहाँ पर न्यूक्लियस है बीच में, वहाँ प्लैनेट्स चारों तरफ ऐसे घूमते रहते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चारों तरफ घूमते रहते हैं, इसलिए इसको जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको क्या बोला जाता है, प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स भी बोला जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो मॉडल है वो खत्म होता है। तो आई होप आपको ये मॉडल समझ आ गया होगा कि जो एटम होते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं। एटम कंसिस्ट टू पार्ट्स, फर्स्ट न्यूक्लियस एंड सेकंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। सेकंड, nucleus is placed at the center of the atom and it is massive, heavier and positive. it is massive, heavier और क्या होता है, massive होता है, heavier होता है और एक्सट्रीमली स्मॉल, जो एक्सट्रीमली स्मॉल होता है। थर्ड, जो एटम न्यूक्लियस होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, वो किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन्स की वजह से होता है। फोर्थ था कि जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ का जो पोर्शन है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, वहां पर क्या प्रेजेंट है, वहां पर प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, और ये जो टोटल पॉजिटिव, मेन पॉइंट की टोटल पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो इक्वल होते हैं किसके, टोटल नेगेटिवली चार्ज के, मतलब जितने वहां पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उतने ही प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर। नेक्स्ट था कि इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन आर नॉट स्टेशनरी बट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, चक्कर रिवॉल्व कर रहे हैं, वो पूरे चक्कर लगा रहे हैं। और ये जब भी यहाँ पर सर्कुलर मोशन होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, चारों तरफ ऐसे लगाएंगे चक्कर, तो सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए होता है। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उनको कहाँ से मिल रही है, जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते जा रहे हैं, और इसी अट्रैक्शन फोर्स को जो इलेक्ट्रॉन है वो किस फॉर्म में यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के फॉर्म में यूज करते हैं, जिससे कि वो दोनों बैलेंस हो जाते हैं यहाँ पर, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ईजिली चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। क्लियर, मॉडल क्लियर हो गया आपको। बट अब यहाँ पर हर चीज के अगर कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी होती है। क्लियर, तो ये मॉडल बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया एटम के स्ट्रक्चर को, कि बीच में न्यूक्लियस है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स है, बट फिर भी इसमें कुछ ना कुछ खामियां रही गई थी। तो चलिए आइए देखते हैं उनके कुछ लिमिटेशंस। तो फर्स्ट लिमिटेशन है, दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अब आप बोलेंगे कैसे ये स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक, तो ये जो मॉडल था वो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि हमारे पास बहुत पुराने साइंटिस्ट है, बहुत अच्छे साइंटिस्ट है, मैक्सवेल। तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला था, मैक्सवेल ने बोला था कि एनी एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक, एनी एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल एमिट एनर्जी। मींस अगर कोई ऐसा पार्टिकल है, ऐसा पार्टिकल जो चार्ज्ड भी हो, एक्सेलरेटेड भी हो, ठीक, एक्सेलरेटेड मींस उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती जा रही है। क्लियर, तो एनी एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल एमिट्स एनर्जी। कोई भी जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होगा वो एनर्जी को एमिट करेगा। तो यहाँ न्यूक्लियर के केस, एटम के केस में देखते हैं, तो यहाँ एटम में ये हुआ न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो जब ये यहाँ से घूमेंगे तो इससे डायरेक्शन इनका चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा तो ऑब्वियस है वेलोसिटी भी इनकी चेंज हो जाएगी। क्योंकि आप ही सोचिए, जब आप ऐसे मुड़ते हैं तो आप थोड़ा सा अपना जो गाड़ी है उसको धीमा कर लेते हैं, स्लो कर लेते हैं। क्लियर, तो वैसे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी वेलोसिटी चेंज होगी, और जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, चेंज इन वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसा होगा, चार्ज्ड पार्टिकल हो गए, चार्ज्ड पार्टिकल होने के साथ साथ एक्सेलरेटेड भी हो गए, तो चार्ज्ड एक्सेलरेटेड पार्टिकल हो गए। तो मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो भी एनर्जी एमिट करेगी, और जैसे जैसे ये एनर्जी एमिट करते जाएगी इसके पास का एनर्जी खत्म होते जाएगा। फिर अगर एनर्जी खत्म होते जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाते लगाते, अब वो जो बहुत बड़े पाथ में चक्कर लगा रही थी वो छोटे से पाथ में चक्कर लगाना शुरू कर देगी, और ऐसा करते करते वो जब उसकी एनर्जी बहुत ही खत्म हो जाएगी तो वो आकर इस न्यूक्लियस में आकर क्या हो जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी, और इस कोलैप्शन की वजह से जो एटम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट ऐसा होता है क्या, नहीं, एटम जो है वो एग्जिस्ट करता है, एटम स्टेबल होता है। तो इस मॉडल के थ्रू हम उनके जो एटम है उसकी स्टेबिलिटी को नहीं समझ पा रहे थे कि एटम जो है वो क्यों स्टेबल है। क्लियर, दूसरा पॉइंट है
कि रदरफोर्ड डिड नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड अ न्यूक्लियस एंड व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। उन्होंने ये तो बोल दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन में प्रेजेंट है, बट वो किस तरह से प्रेजेंट है, मतलब उनका अरेंजमेंट कैसा है, कहाँ पर उनके जो ऑर्बिट्स हैं वो किस तरह से हैं, एक ही ऑर्बिट में प्रेजेंट है कि एक के अलावा और भी कई ऑर्बिट्स हैं तो उसमें किस कैसे वो रिवॉल्व कर रहे हैं, एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ एक ऑर्बिट में करेंगे कि सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है एक ही ऑर्बिट में आ जाएंगे। तो ऐसा उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, कुछ भी नहीं बताया था, सिर्फ ये बोल दिया था एक्स्ट्रा न्यूक्लियर उस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहे, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इलेक्ट्रॉन का, एक ऑर्बिट में है कि अलग अलग ऑर्बिट में है कि कैसा है, कुछ ऐसा एक्सप्लेन नहीं किया था। क्लियर? तो ये जो दो खामियां थी रदरफोर्ड्स मॉडल की कि ये जो रदरफोर्ड ने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो आई होप आपको ये रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन मॉडल, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप लेक्चर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जहाँ हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। थैंक यू।